everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, once again we are going to continue your last chapter of class 12 political science book, which is recent developments in Indian politics. So this video is the last part of this chapter and आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, which is emergence of new consensus. So इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर लिया है. अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज जरूर देख लीजिएगा. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ अब हम लोग फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंसेंसस का मतलब क्या होता है. इट मीन्स अ जनरल एग्रीमेंट अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जब ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हमें जनरल एग्रीमेंट देखने को मिलता है, सहमति देखने को मिलता है, उसी को कंसेंसस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक इशू है, उस इशू के ऊपर अगर अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का हमें सहमति देखने को मिलता है, एग्रीमेंट देखने को मिलता है, उसी को कंसेंसस कहा जाता है. इस टॉपिक में हम लोग कुछ कंसेंसस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कुछ कंसेंसस का इमर्जेंस होता है. सबसे पहले तो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है दैट द पीरियड आफ्टर 1989 is seen sometimes as the period of decline of Congress and the rise of BJP. यानी कि 1989 के बाद का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हम ये देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हो रहा था, वेरेस बीजेपी पार्टी का राइज हो रहा था. 1989 के बाद का जो टाइम पीरियड है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस टाइम पीरियड के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है. एंड उसके साथ साथ ये टाइम पीरियड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पीरियड के बाद से ही हमें कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन एंड बीजेपी पार्टी का राइज देखने को मिलता है. नाउ अब हम लोग इन दोनों ही ग्राफ के थ्रू बीजेपी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी के इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ये जो पहला ग्राफ है, इस ग्राफ में बीजेपी पार्टी के द्वारा एंड कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1984 से लेकर 2019 तक कितना ज़्यादा सीट्स को जीता गया था, उसके बारे में बता रखा है. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 1984 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 415 सीट्स को जीता गया था, वेरेस बीजेपी पार्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट्स को जीता गया था. आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये कितना ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस है. 1984 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट अगर हम लोग 1989 के इलेक्शन की बात करें, इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 197 सीट्स मिलते हैं, वेरेस बीजेपी पार्टी को 85 सीट्स मिलते हैं. इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की डिफीट होती है एंड 1989 में हमारी कंट्री में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनता है. नेक्स्ट 1991 में इलेक्शन होता है. इस इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी का सीट्स का जो नंबर है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया. इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 244 सीट्स मिलते हैं, वेरेस बीजेपी पार्टी को इस इलेक्शन में 221 सीट्स मिलते हैं. 1991 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट इलेक्शन 1996 में होता है. इस इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को 160 सीट्स मिले हैं, वेरेस कांग्रेस पार्टी को 140 सीट्स मिले हैं. यानी कि 1996 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा सीट्स को सिक्योर किया है. बट 1996 में बीजेपी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है एंड दूसरे पार्टीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता है. इसी वजह से 1996 में हमारी कंट्री में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनता है एंड इस गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एंड लेफ्ट फ्रंट पार्टीज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है. इसके बारे में हम लोगों ने अपने सेकेंड टॉपिक में डिस्कस भी किया था. नेक्स्ट इलेक्शन 1998 में होता है. इस इलेक्शन में भी बीजेपी पार्टी ने ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स को सिक्योर किया है एज कम्पेयर टू द कांग्रेस पार्टी. इस इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को 182 सीट्स मिले, वेरेस कांग्रेस पार्टी को 141 सीट्स मिले. 1998 में बीजेपी के द्वारा अपने कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, दैट इज एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. एंड अगेन 1999 में भी बीजेपी के द्वारा ही अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है. इस इलेक्शन में 182 सीट्स मिलते हैं बीजेपी को, वेरेस कांग्रेस को 114 सीट्स मिलते हैं. आप देख सकते हैं कि 1996 के बाद कांग्रेस का सीट्स का जो नंबर है वो कितनी तेजी से डिक्लाइन होते जा रहा है.
ना नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन 2004 में होता है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का एक पार्शियल रिवाइवल होता है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा ज़्यादा सीट्स मिलता है एज कम्पेयर टू बीजेपी पार्टी। 2004 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। ना अगेन नेक्स्ट इलेक्शन 2009 में होता है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीट्स का जो नंबर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 206 सीट्स मिलते हैं, वेरिस बीजेपी पार्टी को 116 सीट्स मिलते हैं। ये जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 1989 टू 2009, इस टाइम पीरियड के दौरान हमें अपनी कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलता है। फिर हमें इस ट्रेंड में चेंज देखने को मिलता है 2014 में। 2014 में बीजेपी को 282 सीट्स मिलते हैं, यानी कि बीजेपी को इस इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी मिलता है। 2014 की इलेक्शन के बाद हमारी कंट्री में ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का एरा चल रहा था, ये खत्म होता है। 2014 में बीजेपी के द्वारा अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है एंड अगेन 2019 में बीजेपी के द्वारा ही अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। 2019 की इलेक्शन में बीजेपी को 303 सीट्स मिलता है, वेरेस कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 52 सीट्स ही मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि 1989 के बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन होता है एंड बीजेपी पार्टी का राइज होता है। नाउ ये जो हमारा दूसरा ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें वोट शेयर के बारे में बता रखा है। फर्स्ट ग्राफ में हमें सीट्स के नंबर के बारे में बता रखा है, वेरेस सेकंड ग्राफ में हमें वोट के शेयर के बारे में बता रखा है इन परसेंटेज। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वोट का जो शेयर था वो लगातार डिक्लाइन होते आ रहा है, वेरेस बीजेपी का जो वोट का शेयर था वो लगातार इंक्रीज होते आ रहा है। आई होप कि आपको ये दोनों ही ग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, विच इज लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2004। इस टॉपिक में हम लोग 2004 के लोकसभा के इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। In the election of 2004, the Congress Party too entered into coalition in a big way. जब कांग्रेस पार्टी ने ये देखा कि 1996 के इलेक्शन में, 1998 के इलेक्शन में एंड 1999 के इलेक्शन में, इन तीनों ही जनरल इलेक्शन में या फिर लोकसभा इलेक्शन में लगातार कांग्रेस पार्टी की डिफीट हो रही है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि 2004 की इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए हमारे द्वारा भी एक कोलिशन पार्टी को बनाया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा अपना एक कोलिशन पार्टी बनाया जाता है, दैट इज यूपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 के इलेक्शन में एनडीए, जो कि बीजेपी के द्वारा बनाया गया था, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, इस अलायंस को कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना जो अलायंस बनाया गया था, अपना जो कोलिशन बनाया गया था, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 के इलेक्शन में यूपीए के द्वारा एनडीए को डिफीट कर दिया जाता है। 2004 के इलेक्शन में यूपीए पावर में आता है बाय डिफीटिंग एनडीए एंड यूपीए कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही एक न्यू कोलिशन या फिर अलायंस को बनाया गया था। 2004 में हमें अपनी कंट्री में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गवर्नमेंट देखने को मिलता है, विच इज लेड बाय कांग्रेस। इस गवर्नमेंट को लेफ्ट फ्रंट पार्टीज के द्वारा सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से 2004 के इलेक्शन को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी का एक पार्शियल रिवाइवल था, यानी कि 1991 के बाद से फाइनली 2004 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। पार्शियली कांग्रेस पार्टी का इस टाइम पीरियड के दौरान रिवाइवल होता है। इसी वजह से 2004 के इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल कहा गया है। ये पहली बार था 1991 के बाद जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने सीट्स के नंबर को इंक्रीज किया गया। इसको एक बार हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1991 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। फिर 1996, 98 एंड 99 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का सीट्स का जो नंबर था वो लगातार डिक्लाइन होते हुए आ रहा था एंड फाइनली 2004 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीट्स का जो नंबर था उसको इंक्रीज किया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी से ज़्यादा सीट्स को सिक्योर किया गया। इसी वजह से 2004 के इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल कहा गया। But however, in the 2004 election, there was a negligible differences between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies। यानी कि 2004 की इलेक्शन की अगर हम लोग वोट्स के शेयर को देखें, बीजेपी पार्टी एंड उनके जो अलाइज पार्टी थे, यानी कि यहाँ पे बेसिकली एनडीए को कहा गया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को कहा गया है, एंड दूसरा है कांग्रेस एंड उनकी अलाइज पार्टीज, यानी कि यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को कहा गया है, विच इज यूपीए। यूपीए एंड एनडीए की अगर हम लोग वोट्स के शेयर को देखें, 2004 के इलेक्शन में हमें वोट्स के शेयर में ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा।
एंड वोट शेयर के अलावा अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स की भी बात करें, सो यूपीए एंड एनडीए के बीच में ज़्यादा सीट्स का भी डिफरेंसेस नहीं था, बट फिर भी 2004 में कांग्रेस के द्वारा ही अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till the 70s. So, हमारी कंट्री में 1970s के डिकेड में जो पार्टी सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सो उसमें हमें एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। खासकर 1980s के टाइम पीरियड के दौरान हमें एक मेजर चेंज देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हो जाता है, फिर हमारी कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है एंड 2014 में बीजेपी के द्वारा मेजोरिटी ऑफ सीट्स को सिक्योर करके ये जो कोलिशन का ट्रेंड था, सो इसको खत्म किया जाता है। ना नेक्स्ट हमें 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पार्टीज के बारे में बता रखा है। सो द पॉलिटिकल प्रोसेस दैट आर अनफोल्डिंग अराउंड अस आफ्टर 1990s, सो द इमर्जेंस ऑफ ब्रॉडली 4 ग्रुप्स ऑफ पार्टीज। सो 1990s के डिकेड के बाद हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा होता है, सो उसके बाद से हमें 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पार्टीज का इमर्जेंस देखने को मिलता है। सो पहला है पार्टीज दैट आर इन कोलिशन विद द कांग्रेस, यानी कि वे सारे पार्टीज जो कि कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के कोलिशन में थे। सो यहाँ पे बेसिकली यूपीए की बात की गई है, विच इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दूसरा है पार्टीज दैट आर इन अलायंस विद द बीजेपी। सो वे सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि बीजेपी के साथ थे, सो वो था एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तीसरा है लेफ्ट फ्रंट पार्टीज एंड फोर्थ है अदर पार्टीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस थ्री। सो और कुछ पार्टीज जो कि इन तीनों ही अलायंस या फिर कोलिशन का पार्ट नहीं था। सो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पार्टीज हमें देखने को मिलते हैं 1990s के डिकेड के बाद से। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग कंसेंसस। सो जैसे कि टॉपिक के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को कंसेंसस का मतलब समझाया। इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो इस टॉपिक में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन सारे इश्यूज को लेकर हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस देखने को मिलता है, यानी कि सहमति देखने को मिलता है। So, however, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. यानी कि हमारी कंट्री में खासकर 1990s के डिकेड में काफ़ी सारे क्रूशियल इश्यूज होते हैं, जिन सारे इश्यूज के ऊपर हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का जनरल एग्रीमेंट देखने को मिलता है, सहमति देखने को मिलता है। सो भले ही 1990s की बात हमें अपने कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, बट इतना ज़्यादा कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट के बाद भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसे क्रूशियल इश्यूज है, जिन सारे इश्यूज के ऊपर ऑलमोस्ट सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज का हमें कंसेंसस यानी कि सहमति देखने को मिलता है। सो इस टॉपिक में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या फिर इश्यूज के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का एग्रीमेंट देखने को मिलता है। सो पहला है एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो जैसे कि इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1990s के डिकेड का और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। खासकर 1991 के टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो इसके ऊपर हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का एग्रीमेंट यानी कि सहमति देखने को मिलता है। सो काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि इन सारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपोज कर रहे थे। हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ था, इसको लागू करवाया गया था। सो काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि इन सारे पॉलिसीज़ को अपोज कर रहे थे, बट ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, सो वे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन सारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मानना था कि ये सारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, सो इसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो और ज़्यादा प्रोस्पेरस होगा, हमारी कंट्री का और ज़्यादा उन्नति होगा, तरक्की होगा, एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से वर्ल्ड में हमारी कंट्री को एक इकोनॉमिक पावर का स्टेटस मिलेगा। सो इस इशू के ऊपर हमें सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का जनरल एग्रीमेंट यानी कि कंसेंसस देखने को मिलता है। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। सो दूसरा इशू या फिर एलिमेंट जिसके ऊपर हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस यानी कि सहमति देखने को मिलता है, वो होता है कि बैकवर्ड कास्ट को पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स को प्रोवाइड करना, उनको पॉलिटिकल एंड सोशल राइट को देना। सो इस चीज़ को भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस बात को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हमें बैकवर्ड कास्ट को सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स प्रोवाइड करना चाहिए, उनके सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस बात को सपोर्ट किया जाता है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। सो पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पीरियड में विलिंग है कि वो ओबीसीज को इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडिक्वेट शेयर प्रोवाइड करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पावर मिले।
ना जो तीसरा इशू है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जो स्टेट लेवल की पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज है, सो उन सारी पार्टीज के रोल को एक्सेप्ट करना इन द कंट्री। सो स्टेट लेवल पार्टी एंड नेशनल पार्टीज के बीच में जो डिफरेंसेस है सो वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगे, यानी कि स्टेट लेवल पार्टीज का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे इस टाइम पीरियड के दौरान इंक्रीज होने लगा। स्टेट लेवल पार्टीज के द्वारा भी नेशनल लेवल पे पावर को शेयर किया जाने लगा एंड उनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाने लगा हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स में इन द लास्ट 20 ईयर्स। सो जब हमारी कंट्री में 1990s के डिकेड में कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, सो कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करने में रीजनल पार्टीज का एक बहुत ही बड़ा योगदान था। जो नेशनल पार्टीज थे सो वो लोग कोलिशन गवर्नमेंट को रीजनल पार्टीज के द्वारा ही फॉर्म कर पा रहे थे। सो इस वजह से स्टेट लेवल पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज का जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था एंड इस चीज को सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर रहे थे ना। जो फोर्थ इशू है वो है emphasis on pragmatic consideration rather than ideological position and political alliance without ideological agreement। सो pragmatic का मतलब होता है जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। सो 1990s के डिकेड में हमें कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिले जो कि प्रैक्टिकली सोच रहे थे रेदर देन आइडियोलॉजिकली। यानी कि पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते थे उनका एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होता था एंड वो लोग अपने आइडियोलॉजी को ही फॉलो करते थे, अपने आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करते थे पावर में आने के लिए। बट धीरे धीरे हमें अपने कंट्री के पॉलिटिक्स में ये देखने को मिला कि पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे थे, वो अपने आइडियोलॉजीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर उन्हें पावर में आना है देन वो प्रैक्टिकली सोच रहे थे कि हमें कौन से पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, हमें कौन से पार्टी के साथ कोलेशन बनाना चाहिए, अलायंस बनाना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग पावर को सिक्योर कर सके, जिसके थ्रू हम अपने गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। सो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी जो भी हो, पावर में आने के लिए वो लोग प्रैक्टिकली सोच रहे थे। सो पहले जो पॉलिटिकल अलायंस बनता था वो बेसिकली आइडियोलॉजीज के बेसिस पे ही बनता था। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे सो उनके द्वारा अलायंस बनाया जाता था। बट इस टाइम पीरियड के दौरान हमें ये देखने को मिला कि पॉलिटिकल अलायंस का तो फॉर्मेशन हो रहा है बट विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट, यानी कि अलग अलग आइडियोलॉजीज होने के बावजूद भी पावर में आने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस को फॉर्म कर रहे हैं। So coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing arrangement। सो जब हमारी कंट्री में कोलिशन पॉलिटिक्स होता है, कोलिशन का एरा चलता है, सो उस टाइम पीरियड के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज थे सो वो अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे बल्कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे। वो लोग किस तरीके से पावर को गेन कर सके सो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा था, ना कि अपने आइडियोलॉजीज के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में ज़्यादातर जो पार्टीज है सो वो लोग हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के ऊपर एग्री नहीं करते हैं जो कि बीजेपी का आइडियोलॉजी है। सो ये जो एनडीए कोलिशन है ये खासकर बीजेपी के द्वारा ही बनाया गया है। बट इस कोलिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज है सो वो लोग बीजेपी के हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, इस आइडियोलॉजी को एग्री नहीं करते हैं, बट फिर भी पावर में आने के लिए वो लोग बीजेपी के अलायंस में इंक्लूड होते हैं। सो इससे हमें पता लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने आइडियोलॉजीज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। सो येट दे केम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड remained in power for a full term। सो अलग अलग आइडियोलॉजीज होने के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया एक साथ मिलके एंड वो लोग पावर में रहे फुल टर्म के लिए। सो दिस वेर 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज जिसके ऊपर हमें सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस यानी कि सहमति देखने को मिला। ना नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में बता रखा है। सो इस टॉपिक में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस को डिस्कस किए सो इन सारे ही चेंजेस ने फ्यूचर में हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स को शेप किया। सो हम लोगों ने हमारा ये जो बुक है इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था हाउ द कांग्रेस इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट पार्टी। सो इस बुक के शुरुआत के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में इमर्ज्ड होता है, किस तरीके से हमें अपने कंट्री के पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिलता है। सो उस सिचुएशन से अगर हम लोग अभी के सिचुएशन को कंपेयर करें सो आज के टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में जो पॉलिटिक्स है वो और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बन चुका है, बट पॉलिटिक्स दैट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट अमंग द मेन पॉलिटिकल एक्टर। बट इतने कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में भी कुछ कुछ इश्यूज में हमें पॉलिटिकल पार्टीज का एक इम्प्लिसिट एग्रीमेंट यानी कि एक इनडायरेक्ट एग्रीमेंट देखने को मिलता है, सहमति देखने को मिलता है। सो थर्स इवन एज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट विद इन द स्पीयर ऑफ दिस कंसेंसस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किसी किसी इश्यूज के ऊपर जनरल एग्रीमेंट को शो किया जाता है। बट अगर हम लोग पॉपुलर मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो साइमल्टेनियसली उनके द्वारा न्यू फॉर्म्स, विजन एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेस, लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी। सो ये सारे जो इश्यूज है
सो इन सारे इश्यूज़ को एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है पीपल्स मूवमेंट्स में, ताकि इसके थ्रू स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिमाइंड किया जा सके। सिमिलरली जस्टिस एंड डेमोक्रेसी का जो इश्यूज है, सो इसको भी क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन के टर्म में रेज किया जाता है लोगों के द्वारा, ताकि इससे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगर आपको इस बुक के किसी भी चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द प्लेलिस्ट। एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स को ऐसे ही डिटेल वे में समझना है देन हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये सारे एनसीईआरटी नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।